हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपन ने सॉल्यूशन के दो पार्ट का स्टडी किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसमें कल मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की थी आपके साथ। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको दो केस बताए थे, जिसमें फर्स्ट केस में था आपके सॉलिड है वो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं और उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर किस टाइप से इफेक्ट करते हैं। जिसमें सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो प्रेशर तो इफेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी असंपीड्यता या नॉन कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो लिक्विड से बहुत ज़्यादा होती है। आज अपन बेटा बात करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड मीन्स गैस soluble in the liquid solvent, गैसों का द्रव विलायक में विलय होना। ये भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, दाब वाले में हेनरी के नियम का यूज किया जाता है। हेनरीज रूल, हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। इसमें हेनरी के नियम का कुछ उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात ये होती है, जब कोई गैस द्रव में विलय होती है तो एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है, क्योंकि विलयनीकरण एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, डिसोल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गैस का द्रव में विलय होना विलयनीकरण कहलाता है। और जो विलयनीकरण मतलब डिसोल्यूशन जो होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ली चैटलियर के अनुसार कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अभी देखेंगे। फिर बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर में हेनरी का नियम कहता है कि कोई भी गैस है, जब अपन उसको किसी पॉट के लिक्विड में डाल देते हैं, ये लिक्विड है जिसको आपने सॉल्वेंट बोला, और ऊपर से आपने इसके अंदर गैस डाल दी और ऊपर एक क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगा दिया और ये गैसेस पार्टिकल। जब आप पिस्टन को कंप्रेस करोगे, ये प्रेशर को बढ़ाओगे। पिस्टन को आपने कंप्रेस किया, ये इसको प्रेशराइज किया, तो प्रेशराइज करोगे तो गैसेस के जो मोल होंगे वो लिक्विड के ज्यादा संपर्क में आएंगे, और जितने ज्यादा संपर्क में आएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये किसने बोला, हेनरी ने बोला कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, वो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसने बोला, हेनरी ने बोला। किसने बोला, हेनरी ने बोला। हेनरी ने कहा था कि समान ताप पर, हेनरी ने क्या बोला, समान ताप पर जब दो अलग अलग गैसें हों और उनको द्रव में विलय करना हो, तो उनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो एक नियतांक के ऊपर निर्भर करती है, जिसको अपन हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। P = KHx, KH = हेनरी कांस्टेंट। और इसने बोला कि जो प्रेशर होता है वो गैसों की विलयता को बढ़ाता है। The partial pressure of gases in vapor pressure in the proportional to the mole fraction of gas in the solution। कहने का मतलब गैसों का जो आंशिक दाब होता है वो जितना बढ़ेगा उतना ही गैसों का सॉल्युबिलिटी का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो मोल फ्रैक्शन तो बढ़ना ही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, x = Na/Na + Nb। इसका मतलब
गैस के जितने ज्यादा सॉल्यूट के मोल होंगे उतने मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस अपने आते रहते हैं। इसका मतलब आंशिक दाब और मोल के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए, मतलब मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया जाए, P आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, आंशिक दाब और मोल प्रेशर के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो सीधी रेखा आएगा नहीं आएगा। P इक्वल टू क्या हो गया कि HX, ये क्या हो गया y, और ये होगी ढाल M, और ये हो गया x, y इक्वल टू क्या हो गया mx, तो ये इसकी स्लोप हो गई kh m tan थीटा बराबर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको दिमाग क्यों लगाना है, एप्लीकेशंस के ऊपर दिमाग लगाना। क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस आ सकते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस भी आ सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि गैस है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया था, सी, समुद्र का पानी, वाटर ऑफ द सी का यदि अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड अदर जो गैसेज होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो जो समुद्री जो जीव होंगे उस गैसों को रेस्पिरेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा कोल्ड वाटर होना चाहिए। कोल्ड वाटर होगा तो आपको पता है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए देखना आप, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमेशा हाई प्रेशर के ऊपर और फ्रीजर में रखा जाता है। हाई प्रेशर का यूज तो हेनरी के नियम के अनुसार करते हैं, और लो टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक्स को आप रखोगे, फ्रीजर में रखोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा तो CO2 वगैरह है वो आसानी से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को क्या कर दिया, हाई प्रेशर, देखना कोल्ड ड्रिंक जब आप कभी खोलते हो तो एकदम गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, CO2, क्योंकि CO2 को पानी के अंदर हाई प्रेशर के अंदर ही डिसॉल्व किया हुआ होता है। जैसे अपन ढक्कन खोलते हैं तो वो गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही गैसेस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब गैसों के मोल होंगे वो द्रव में अधिक मिले होंगे। ये किसने बोला, हेनरी के नियम में, हेनरी ने बोला। तो एक बात मेरा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा आपको कि टेम्परेचर पर गैसों की विलयनता निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी, एंड सेकंड एग्जांपल दे दिया आपके सामने कोल्ड ड्रिंक्स का। दो एग्जांपल आपके आराम से इजीली समझ में आ गए। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो जिसको आप बोलते हो समुद्री गोताखोर। देखो आप दिमाग लगाना, जैसे ये बहुत बड़ा समुद्र हो गया है ना, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। अब जैसे एक आदमी या समुद्र के तल पर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, और वो यहाँ ऊपर आ गया, तो यहाँ पानी का प्रेशर क्या है, बताओ, ज्यादा है नहीं। पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर सॉल्युबल गैसें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और सॉल्युबल गैसें जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ही वो सॉल्युबल गैसें इसकी ब्लड के अंदर ज्यादा जाएगी नहीं जाएगी, कहाँ पर, नीचे, और ये होगी सतह। जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यहाँ प्रेशर क्या था, ज्यादा। प्रेशर कम हुआ तो डिसॉल्व गैस वापस क्या निकलनी शुरू हुई, बाहर, किधर से, इसके ब्लड में से बाहर निकलेगी, और ब्लड में से बाहर निकलेगी तो ब्लड के अंदर क्या आएगा, ब्लड में बबल्स डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे, बबल्स। बबल्स डेवलप होने की वजह से शरीर में क्या होगा, मांसपेशियों में क्या होगा, पेन शुरू होगा, और पेन शुरू होने की वजह से वो ऐसे कुबड़ापन आ जाएगा, और कुबड़ापन आने को अपन बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो ब्लड में जब अपन सी डाइवर्स होते हैं, वो समुद्र में बहुत ही ज्यादा गहराई पर चले जाते हैं, तब तो हाई प्रेशर की वजह से वो सॉल्युबल जो गैसें होती है वो ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है। सतह पर आएगा प्रेशर क्या हो जाएगा,
प्रेशर कम होगा तो ब्लड से गैसें क्या आनी शुरू हो जाएगी, बाहर आएगी तो ब्लड में क्या बन जाएंगे, बबल्स। तो सर कहेंगे सर वो ब्लड से बाहर कैसे यार, ब्लड में तो बेटा कोशिका होती है ना, ब्लड में क्या होती है, कोशिका होती है। तो रेस्पिरेशन कोशिका की सतह पर तो होता है, तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन कैसे बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे ब्लड में क्या हो जाएगा, बबल्स डेवलप होंगे। और क्या होंगे, बबल्स डेवलप होंगे। तो ये एप्लीकेशन ये हो गया। मैं टोटल एप्लीकेशंस आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप मेरा वीडियो देखें तो एनसीईआरटी बुक साथ में रखना, जिसमें इजीली आपके क्या आ जाएगा समझ में। तो एक तो मैंने एक एग्जांपल बताया सी का, समुद्री जीवों का। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक्स का। और तीसरा एग्जांपल बताया मैंने आपको समुद्री गोताखोर का, है ना। और चौथा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपके पहाड़ी एरिया और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो, तो आप हाइट में जाओगे कि जाओगे, हाइट में जाओगे तो कैसे जाओगे, विरल माध्यम में जाएगी। विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, गैसों का ज्यादा, क्योंकि यहाँ गैसें ज्यादा है ना, तो यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। और प्रेशर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर आराम से इस रेस्पिरेशन में यूज ली जाएगी। बट यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम, तो रेस्पिरेशन में जो गैसेज होगी वो इजीली अंदर नहीं जाएगी, इजीली अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से व्यक्ति थोड़े आलसी टाइप होगा और उसको नींद वगैरह प्रॉब्लम आएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम रहेगी। तो उसको अपन बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है ना। एनॉक्सिया की प्रॉब्लम आएगी, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन आ जाएगी, उसको अपन बोलेंगे एनॉक्सिया। क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया। इसलिए अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, दिमाग लगो। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आई तो ऑक्सीजन तो आपको उत्तकों को, टिश्यू को पूरी प्रॉपर चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए। तो फिर क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने से सर क्या होगा, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो जैसी ऑक्सीजन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण जो पहाड़ी लोग होंगे उनके जो गाल होंगे वो क्या होंगे, लाल लाल होंगे। इसलिए वो लोग क्या होंगे, थोड़े अट्रैक्टिव होंगे, देखने में क्या आएगा, मजा आएगा। आई मेरी बात समझ में। तो शायद मेरे हिसाब से ये आपके एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। 4 एप्लीकेशन बताए मैंने आपको, कितने एप्लीकेशन बताए, 4 एप्लीकेशन बताए। कौन कौन से बताए, एक तो समुद्री जीवों का एप्लीकेशन बताया, एक बताया नहीं बताया। दूसरा कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल बताया, सोडा वाटर की बोतल। सोडा वाटर की बोतल किसके साथ मिलाते हैं ये आपको पता है। तीसरी बात मैंने आपको कौन सी बताई थी, याद करो जल्दी याद करो। तीसरी मैंने बात बताई आपको सी गोताखोर वाली की। समुद्रों में जब गोताखोर नीचे चले जाते हैं तो सर वो मरेंगे नहीं, हाँ मरते हैं, कैसे नहीं मरते। इसलिए फिर आजकल वो सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर में आपके हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर होता है, टैंक लेके जाते हैं, उसमें इसका मिक्सर होता है। ओके बेटा। और चौथा जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में आपको एग्जाम्पल बताया। तो विलेयता की बात आराम से आपके समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से। यहाँ तक आपके इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन आज बात करेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब और राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श गैसेज इन विलियन सॉल्यूशन, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बता देता हूँ, नीट का जो एग्जाम है वो 26 जून को नहीं, 26 जुलाई को होगा। क्या होगा, 26 जुलाई को होगा। तो 26 जुलाई को जो एग्जाम होगा तो आपके लिए अभी 40 डेज बाकी पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको बार बार आप क्या करो, रिवाइज करो। ओके, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वाष्प दाब कहते किसे हैं। अपन तो सीधा वाष्प दाब भी अपन की कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर आगे की बात कैसे समझ में आ जाएगी भाई। तो देखो, जैसे ये कोई गैस है,
गैस को जब आप द्रव में कन्वर्ट करते हो या फिर द्रव को गैस में कन्वर्ट करते हो, गैस को द्रव में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा भाई? सीधी सीधी बात, संघनन हो गया। ये क्या कहलाया आपस में? वाष्पन। वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। दोनों में इजीली मामला हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो गया सर? कैसे नहीं हुआ? जैसे ये एक पॉट है, ये एक पॉट, और ये क्या है बेटा? द्रव है, और इसको मैंने, इस डब्बे को मैंने यहाँ से बंद कर दिया। जब मैं इसको मान लो गर्म करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, नहीं होता? तो गैसेस कितनी कन्वर्ट हो? गैस तो बाहर नहीं निकल सकती ना। तो जैसे ही ज्यादा गैसेस होगी, गैस के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर क्या करेगा? वापस गैस द्रव में जाएगी, जिसकी सतह पर दाब डालेगा। कहने का मतलब जब संघनन और वाष्पन दोनों साम्य अवस्था में आते हो, किस में आते हो? साम्य अवस्था में, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे तो गैस के द्वारा, किसके द्वारा? गैस के द्वारा द्रव की सतह, लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की सरफेस पर डाला गया जो प्रेशर होता है उसको अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। रटना नहीं है, रट लिया प्रॉब्लम हो जाएगा। कब? कंडेंसेशन और वेपराइजेशन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं तो गैस के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर डाला गया जो प्रेशर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। बराबर? सही। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डिपेंड ये करता है कि वाष्प दाब में जैसे विलयन होता है, भाई वाष्प दाब किसका देखें, है ना? तो आजकल जो अपन जैसे विलयन पढ़ते हैं तो विलयन द्विअंगी भी हो सकते हैं, विलयन त्रिअंगी भी हो सकते हैं। द्विअंगी मतलब जिसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट, है ना? तो मैं आपके सामने बहुत इजीली बात करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे ये विलयन है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में एक पार्ट किसका हो गया? सॉल्यूट का, और एक किसका हो गया? सॉल्वेंट। एक किसका हो गया? सॉल्वेंट। ओके, ये हमेशा लिक्विड ही लिए जाते हैं, लिक्विड ही लिए जाते हैं। लिक्विड लेंगे तो इसका तो वेपराइजेशन होना ही होना है, मतलब वाष्प दाब डेवलप होना ही होना है इसके द्वारा। परंतु इसमें गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जब गैस हो जाएगा तब तक तो उस समय सॉलिड के द्वारा भी द्रव की सतह पर डाले गए दाब को कंसीडर किया जाएगा। बट मान लो सॉलिड हो गया, गैस हो गया तब तो कंसीडर किया जाएगा, बट सॉलिड हो गया तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सॉलिड क्या होता है? वाष्पशील होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं ना। तो नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे सर? जैसे सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की सतह पर यदि प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के कण ही रहे ना, परंतु यदि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल आपने डाल दिए तो सॉलिड पार्टिकल भी कुछ सॉल्वेंट की सतह पर आ जाएंगे और उस सतह को क्या कर लेंगे? कुछ घेर लेंगे। इस वजह से पूरा गैस होगा वो सॉल्वेंट की सतह पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा। इसलिए हमेशा नॉन वोलेटाइल यदि भी कोई भी सॉल्यूट डाल दिया जाए तो वो हमेशा वेपर प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? डिप्रेशन या डेविएशन ऑफ द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। तो प्योर सॉल्वेंट का कभी भी वाष्प दाब का अवनमन नहीं होता जब तक उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या सॉल्यूट या सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल नहीं डाला जाए तब तक। मेरी बात समझ में आ गई होगी? सही, काफी यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होंगे, बहुत इजी मामला, कोई टफ मामला नहीं है। फिर अपन आगे बात करेंगे जो द्विअंगी जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव केस है इसमें भी, ये केस नंबर फर्स्ट। द्रव विलयनों का वाष्प दाब, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। एक केस तो ये है, एक दूसरा केस और आएगा, केस नंबर 2, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठोस मतलब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं इसमें सबसे पहले एक राउल्ट्स का नियम इसमें मैं कंसीडर करूंगा, आपको राउल्ट का नियम समझाऊंगा। राउल्ट बहुत सीधा साधा आदमी था,
वो एक हेनरी के नियम की एक विशेष परिस्थिति है। हेनरी के नियम में तो क्या होता है, P इजिकल टू के एच इंटू एक्स। के एच होता है वो समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए बेटा अलग अलग होता है, समान नहीं होता। इसका मतलब सर ये हो गया कि के एच अलग अलग होगा तो गैसों की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी हेनरी के नियम के अनुसार। एकदम सही बात है। और वो के एच होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। यदि एक ही गैस दो अलग अलग तापमान पर ली जाए तो के एच का मान चेंज हो सकता है, और के एच का मान चेंज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। ध्यान रखना हमेशा, एक ही गैस जब समान ताप पर हो तब तो के एच का मामला ठीक है, पर दो अलग अलग गैस हो जाए और तापमान समान तो भी के एच अलग अलग हो जाएगा। और एक गैस है जिसको अलग अलग तापमान पर डाल दिया तो भी के एच का मान अलग अलग हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, गलती नहीं करना। नहीं करोगे ना? यस सर, नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है ना। चलिए आगे बात करें। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि एक कोई भी बाइनरी कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो, बाइनरी मतलब द्विअंगी विलयन हो, बाइनरी कंपोनेंट हो। जैसे एक सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट मिला दिए, एक कंपोनेंट मैंने ए मिला दिया, एक कंपोनेंट मैंने बी मिला दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बी कंपोनेंट को मैंने सॉल्वेंट मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया। बात को ध्यान सुनना, ठीक है। ये राउल्ट का नियम ये कहता है राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि कंपोनेंट ए का जो पार्शियल जो प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। राउल्ट्स क्या बोलता है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट ए का जो आंशिक दाब, पार्शियल जो प्रेशर जो होता है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि मैंने इसका पार्शियल प्रेशर क्या मान लिया, Pa, और इसका मैंने पार्शियल प्रेशर क्या मान लिया, Pb। ठीक है ना। इसका मैं P1 भी मान सकता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में P1 माना, आप P1 मान सकते हैं। दो कंपोनेंट है तो P1 P2 हो गया। अब ये इसका क्या है, आंशिक दाब है। क्या है? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। ये कहता है कि जो ये पार्शियल जो प्रेशर होता है, ये पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट ए के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है ना। ये टोटल प्रेशर जो इसका सॉल्यूशन का था वो, और ये इसका मोल फ्रैक्शन, ये इसके इक्वल होता है। अब यदि P2 को लें तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन का प्रेशर और ये X2। X1 एंड X2 बोथ आर बेटा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाष। क्या है? मोल प्रभाष। सही, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होंगे आप। अब देखो, इसके साथ ही डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को कंसीडर किया जाता है, पार्शियल प्रेशर लॉ ऑफ द डाल्टन। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन कहता है किसी भी सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर होता है वो उन पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ये टोटल प्रेशर मान लिया P और ये पार्शियल प्रेशर क्या था, P1 प्लस P2। अब मैंने बाइनरी कंपाउंड ही लिया, ये बाइनरी कंपोनेंट ही लिए, तो बाइनरी लिए तो इसमें दो ही कंसीडर किए जाएंगे, तीन हो तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे कंसीडर कर लेते। अब ये हो गया P1, तो P1 क्या हो गया, P0 X1 प्लस P0 X2। भाई कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। X1 प्लस X2 मोल फ्रैक्शन टोटल किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो X1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस X2। इसकी वैल्यू आप कहां पुट कर सकते हो यहाँ, तो P इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट 1 माइनस X2
P2 नॉट x2। ये डाल्टन का नियम है और ये राउल्ट का नियम है, बराबर। तो यदि अपन डाल्टन और राउल्ट को दोनों को ऐड करके देखें, यदि मैं ग्राफ में दोनों को ऐड करूं तो देखो आप कैसे मामला सेट होगा। यहां पर मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो कंपोनेंट 2 है, ये अभी भी जो भाग 2 है उसकी वाष्पशीलता ज्यादा है। तो वाष्पशीलता ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा। वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर, वाष्पशील प्रकृति, मैंने कंपोनेंट 2 की 1 से ज्यादा मान ली, अवयव 2 की 1 से ज्यादा मान ली। इसका मतलब प्रेशर भी P2 का P1 से ज्यादा होगा, नहीं होगा? यस, नो डाउट होगा। अब देखो, जैसे मैं इसका एक ग्राफ आपके सामने कंपैरिजन करूं, बराबर। यहां मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इधर मैंने लिख दिया आपके आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, बराबर। ये कंपोनेंट ए का यहां पर पूरे मोल कंपोनेंट ए के है और कंपोनेंट 2 के मोल क्या है, 0 है। यहां पर कंपोनेंट 2 के मोल है, मोल फ्रैक्शन है, पूरा मोल फ्रैक्शन इसी का है, मतलब टोटल मोल कंपोनेंट 2 के है। कंपोनेंट ए का क्या है, 0 है। अब देखो, दिमाग लगाओ, P2 क्या है, P1 से ज्यादा है। यहां पूरी कौन है, पूरी कौन है, कंपोनेंट 2 है। इसका मतलब मैंने यहां तक इसका प्रेशर मान लिया P2। इसका मतलब जब यहां पर मैं पॉइंट देखूंगा तो यहां तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पूरा कौन है, कंपोनेंट ए की है। तो ये इसका सीधी सीधी रेखा ग्राफ आया क्या है, क्योंकि प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लो कि मैं यहाँ P1 की बात करूं, कंपोनेंट ए की बात करूं, तो यहाँ इसके कंपोनेंट ए के टोटल मोल फ्रैक्शन से ये मोल है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके कंपैरिजन में कम होगा, नहीं होगा? तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लो, तो ये P1 ले लिया, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो x1 के मोल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। तो P1 इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू क्या हो गया, P2 नॉट x2। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, ये तो मैंने मान लिया ग्राफ नंबर 1, ये मैंने ग्राफ नंबर 2 मान लिया। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग पूरे सॉल्यूशन का देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, थर्ड। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ये ग्राफ समझ में आया क्या? जब ये ग्राफ सीधी रेखा में हो तब तो राउल्ट के नियम की पालना की जाती है, परंतु ये डाइवर्जेंस या नीचे ये ऊपर हो जाए, ये डाइवर्जेंस क्या हो जाए, नीचे या क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो उस समय राउल्ट के नियम की पालना नहीं होगी, उस समय राउल्ट के नियम की पालना नहीं होगी। मान लो जैसे मैंने आपके दिमाग में लगा, दिमाग सोचना, जैसे ये ए एक सॉल्यूट था और ये बी भी एक सॉल्वेंट था। जब मैंने दोनों को मिलाया तो यहाँ पर ए बी एक न्यू सॉल्यूशन बना। ये क्या बना बेटा, सॉल्यूशन। ये कौन है, सॉल्वेंट है। यदि इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन, आकर्षण बल, और इनके बीच में भी लगने वाला इंटरेक्शन और इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन, मतलब ये उत्पादों का इंटरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट का इंटरेक्शन, और ये अभिकारकों का, रिएक्टेंट का इंटरेक्शन, यदि ये दोनों इंटरेक्शंस, इसके इंटरेक्शंस और इनके इंटरेक्शंस बराबर हो, समझ में आ रही मेरी बात, मतलब उत्पादों के इंटरेक्शंस और इनके इंटरेक्शंस, आकर्षण बल बराबर हो, क्या हो, बराबर, उस समय ये राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। और ये रेखाएं जो ग्राफ की जो रेखाएं आती है वो हमेशा सीधी रेखाओं में आती है, और ऐसे जो विलयन कहलाते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन कौन है भाई, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हो, जो राउल्ट के नियम की पालना करते हो वो क्या कहलाते हैं, बोलो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और आदर्श विलयन में हमेशा उत्पादों के अणुओं के मध्य लगने वाले इंटरेक्शंस और अभिकारकों के अणुओं के मध्य लगने वाले इंटरेक्शंस आपस में क्या होते हैं, बराबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बराबर होते हैं। इसलिए हमेशा जो आपके आंशिक दाब आता है
वो मोल प्रभाज के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? मोल प्रभाज के बराबर आता है। सही, मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे इंटरेक्शन ही बराबर हो गए तो उत्पादों का आयतन, उत्पादों का वॉल्यूम, उत्पादों का वॉल्यूम और अभिकारकों का वॉल्यूम दोनों में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? शून्य। इसका मतलब डेल वी मिक्सर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन ही बराबर है। इंटरेक्शन यदि चेंज होते या तो इंटरेक्शन इसके कमजोर होते या फिर इंटरेक्शन स्ट्रांग होते तो आयतन या तो बढ़ जाता या घट जाता, परंतु इंटरेक्शन तो क्या है? बराबर है। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। और यदि आयतन में परिवर्तन जीरो होगा तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सर में भी परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। मैं आपको आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। मैं राउल्ट के नियम के साथ आइडियल सॉल्यूशन में भी चला गया। तो आइडियल सॉल्यूशन में कितने कंडीशंस हो गए भाई? आइडियल सॉल्यूशन में छोटे मोटे करके 4 कंडीशन हो गए। क्या कंडीशन हो गए भाई? आइडियल सॉल्यूशन में 4 कंडीशन। आदर्श विलयन में 4 कंडीशन क्या क्या हो गए? देखो, दिमाग लगा सुनना। जैसे ये ए बी बी और ये क्या बना? ए बी, ये सॉल्यूशन बना। पहली कंडीशन क्या बनी? पहली कंडीशन क्या बनी? इंटरेक्शन बिटवीन द reactant molecules equal to interaction between the product molecules बराबर होने चाहिए। मतलब अभिकारकों के अणुओं के बीच की अंतर्क्रियाएं और उत्पादों के अणुओं के बीच की अंतर्क्रियाएं बराबर होनी चाहिए। तो अंतर्क्रियाएं बराबर होगी तो बताओ आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो। आयतन में परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब ये सब चीजें हो जाएगी तो ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा। इसका मतलब ये आपके राउल्ट्स के नियम की क्या करेंगे? पालना। राउल्ट्स के नियम की पालना, ओबेलाइज करेंगे उसको। क्या करेंगे? ओबेलाइज। तो सर हमको क्या मालूम चलेगा कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? हमको पता ही नहीं चलता। टेंशन लेने कोई बात नहीं। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा देखो ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन आपके सामने जब ऑप्शन आए ना नीट में तो हमेशा ध्यान रखा करो कि ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो एक ही परिवार के हो, ये जिनकी संरचनाएं समान हो, जैसे 2 एल्केनों का मिश्रण आइडियल सॉल्यूशन होगा। 2 एरोमेटिक कंपाउंडों का मिश्रण क्या होगा? क्या होगा? आइडियल होगा। पर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से? जिनका नेचर सेम हो, जैसे बेंजीन और टॉलुइन। क्या है? क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। ब्रोमो इथीन क्लोरोइथीन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए और दोनों की परिवार क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। एल्कीन एल्कीन काम बैठ जाएगा, एल्कीन एल्कीन काम नहीं बैठेगा, एल्काइन एल्काइन काम बैठ जाएगा, हेलो एल्कीन काम बैठ जाएगा। ठीक है ना? पर हेलो एल्कीन काम नहीं बैठेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि भाई इसके एग्जांपल क्या क्या मतलब अपने बनते हैं। तो इसमें एक तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल, देखो नॉर्मल हेक्सीन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, देखो दोनों एक ही खानदान के हैं नहीं? अरे भाई एक ही जैसे हैं। दूसरा बेंजीन प्लस टॉलुइन, सेट हुआ मामला, दोनों एक जैसे ही। तीसरा ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, दोनों एक जैसे मामले सेट हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है? फिर मैं थोड़ी सी याद बात करूंगा आपके सामने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन में टेंशन लेने वाली बात ज्यादा नहीं है। देखो जैसे इनमें आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट थे उनके अणुओं में इंटरेक्शन समान थे, वैसे ही नॉन आइडियल में समान नहीं होते, बस और कुछ नहीं होता है ना। नॉन आइडियल
सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनदर सिविलियन, अनदर सिविलियन में क्या होगा, ये एक सॉल्यूट है, ठीक है, और बी भी एक सॉल्वेंट है, अभी दोनों से क्या मिला, ये ए भी मिला और ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो इसके बीच में लगने वाले इंटरेक्शन, अणुओं के बीच में लगने इंटरेक्शन, अंतर क्रियाएं या अन्योन्य क्रियाएं, कुछ भी बोलो, अपने बुक्स के अकॉर्डिंग बोलना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और इनके इंटरेक्शंस, इनके इंटरेक्शन बेटा बराबर नहीं हो, किसके, इनके अणुओं के इंटरेक्शन और इनके अणुओं के इंटरेक्शन बराबर नहीं हो, तो बताओ आयतन में परिवर्तन जीरो होगा क्या? नहीं, आयतन में परिवर्तन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयतन में परिवर्तन होना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या, ये होते हैं वो राउल्स के नियम की पालना नहीं करते, राउल्स के रूल को ओबेलाइज नहीं करते। दूसरा, प्रोडक्ट के जो इंटरेक्शंस हैं, प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस है वो नॉट इक्वल टू द रिएक्टेंट इंटरेक्शन, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो बताओ डेल वी मिक्सर नॉट इक्वल टू जीरो, तो सर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी दो वैल्यू संभव है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू संभव है, एक नेगेटिव वैल्यू संभव है। अब पॉजिटिव जब वैल्यू आएगी तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ये धनात्मक आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन आदर्श विलयन, ठीक है ना। और जब इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो उसको आप क्या बोल देंगे, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बराबर। ऋणात्मक अनादर्श, ये ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। तो सर ये डेल वी जीरो हुआ, तो इसका मतलब तो सर ये भी बात सही है कि डेल एच जो मिक्सर होगा वो भी जीरो नहीं होगा, यस, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। तो सर एक बात बताओ, हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट ये भी आते हैं, एक तो डेल जी और एक डेल एस, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, देखो सही आपको दिख जाएगा यहाँ पर, डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है और डेल एस एंट्रोपी होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखो कि जब वैल्यू डेल जी का जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट आसानी से मिल जाते हैं। यदि सॉल्यूशन को इजीली बनाना है तो डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल जी का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तब जब प्रोसेस को स्वतः करना हो या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, एक आपकी इक्वेशन चलता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में, कहां पर, 11th क्लास में, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इक्वेशन चलती है। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि डेल एस का वैल्यू, किसका वैल्यू, डेल एस का वैल्यू, यदि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो उस समय इसके भी पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा रह जाएगी, और पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा रहेगी तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और सॉल्यूशन आसानी से नहीं बनेगा। पर अपन को तो सॉल्यूशन आसानी से बनाना है बेटा, आसानी से बनाना है, इसका मतलब डेल एस का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज, क्या बोला, ऑलवेज ऑलवेज डेल जी का वैल्यू नेगेटिव और डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और डेल वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन स्टडी करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स, ओके, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार वीडियो को देखना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करना, श्योर, ठीक है ना, मैं आपको नो डाउट आपको आराम से इसमें डाउट बताऊंगा। 9982511555 पर, इसमें जो आज जो टॉपिक होता है उसको मैं आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट हो तो मेरे व्हाट्सएप पर लिंक हो सकता है और मैं उसको उस डीपीपी के डाउट्स और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है, नो डाउट मेरे से डिस्कस कर सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।